चलो क्वेश्चन नंबर 5. Metro Limited is three divisions P, Q, and R. The details of their turnover, result, and net assets are given below. Division P उस पे है sales to Q, other sales, home, and export sales. ठीक है, तो उसका टोटल सेल्स है 7,200. P ने Q को सेल किया है, बाकी आउटसाइडर्स को सेल किया है लेकिन इंडिया के अंदर, और एक्सपोर्ट किया है. वैसे ही डिवीजन Q का सेल टू R, एक्सपोर्ट सेल्स टू अमेरिका और टोटल सेल्स है. डिवीजन आर एक्सपोर्ट सेल्स टू ऑस्ट्रेलिया, एक ही सेल है उसका. ठीक है. डिविजन्स के लिए अदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, तो तीनों डिवीजन को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस दिया. रीएलोकेटेड कॉस्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, इंटरेस्ट कॉस्ट, फिक्स्ड असेट, नेट करंट असेट यानी कि वर्किंग कैपिटल, एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. प्रिपेयर सेगमेंट रिपोर्ट टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ AS 17 कट करके इंड AS 108. तो यहाँ पे दोनों को सेल्स दिया है, प्रॉफिट और लॉस दिया है, असेट्स एंड लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया है. अब इंड AS का डिस्क्लोजर पार्ट क्या बोलता है, दोनों को क्या क्या रिपोर्ट में शो करना है. तो दोनों को सबसे पहले जो भी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है उसके लिए दोनों को रिवेन्यू बताना है, उसका रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट बताना है, असेट्स बताना है और लायबिलिटीज बताना है. AS में लायबिलिटी ऑप्शनल था, इंड AS में लायबिलिटी भी कंपलसरी. ठीक है. तो दोनों को सेल्स, प्रॉफिट, असेट और लायबिलिटी ये सेगमेंट वाइज दोनों को शो करना है. ठीक है. हाँ, बैलेंस शीट में अपने को डिफर्ड टैक्स भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी की चीजें हैं जो सेगमेंट वाइज कवर नहीं होता है वो भी अपने को रिपोर्ट में बताना रहता है. वो रिकंसिलिएशन में काउंट होता है कि अगर सपोज हमने सेगमेंट का रिपोर्ट बनाया और उस पर अगर सपोज टोटल सेल्स अपन बता रहे हैं फॉर एग्जांपल 1,000 रुपीज, हमने P&L अकाउंट ओपन किया कंपनी का. ठीक है. और उस पर जो सेल्स बता रहा है वो 800 रुपीज ही बता रहा है. तो उन्होंने देखा कि अपने को फंसा रहे कि सेगमेंट रिपोर्ट में 1,000 का सेल्स है और रियल P&L अकाउंट में 800 का ही सेल्स है, तो 200 कहाँ गया है. ठीक है. तो इसके लिए अपने को रिकंसिलेशन बताना पड़ता है कि देखो हम लोग जो रिपोर्ट बना रहे हैं उस पर जो फाइनल टोटल आ रहा है वो तुम्हारे P&L और बैलेंस शीट के साथ मैच हो रहा है. ठीक है. तो 200 का सेल्स क्या रहेगा, तो जो इंटरनल सेल्स रहेगा वो रियल P&L अकाउंट में अपन इंक्लूड नहीं करते. अगर डिवीजन P डिवीजन Q को बेचेगा सो दैट इज नॉट द सेल्स इस पर रेगुलर P&L अकाउंट, तो वो अपने को ऑटोमेटिकली माइनस करके 800 रुपए का सेल्स से ही अपने को शो करना पड़ेगा. ठीक है. तो सेगमेंट रिपोर्ट में जो टोटल कॉलम एक लास्ट में डाले गए वो मैच होना चाहिए विथ योर P&L एंड बैलेंस शीट. समझा. अदरवाइज वो मैच ही नहीं होगा तो लोग भरोसा कैसे करेंगे कि नंबर्स ऐसे उड़ा के डाल दिया लगता है. ठीक है. तो सेगमेंट रिपोर्ट PQR करके नाम है ना. चलो सबसे पहले सेगमेंट रिवेन्यू. इस पे एक काम करो, इंटरनल एक्सटर्नल सब अलग अलग करो. इंटरनल, एक्सटर्नल एंड टोटल. चलो बताओ. इंटरनल का P का 3050 और एक्सटर्नल में
इंडिया का और इंडिया के बाहर का दोनों कवर करो। कितना? 4150 टोटल। चलो नेक्स्ट, क्यू। इंटरनल, एक्सटर्नल, आर। इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल 180। अब ये दो का टोटल 3080, ये तीन का टोटल ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक्चुअल पीएनएल अकाउंट में सिर्फ जो एक्सटर्नल सेल्स है उसी को ले, इंटरनल सेल्स इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है। ये 4530 फाइनली अपने सेल्स में गया रहेगा। ठीक है, इंटरनल सेल्स को इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट आएगा सेगमेंट प्रॉफिट। दोनों को देखो, सेकंड टेबल में सेगमेंट का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, बोलते जाओ पहले का। ठीक है, तो 180 माइनस 8, 172 का प्रॉफिट है इस पर सेगमेंट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे भी कुछ एक्सपेंस या इनकम रह गए कि जो हमने सेगमेंट में नहीं लिया है। ठीक है, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं कि जो कॉर्पोरेट लेवल पे रहते हैं, सेगमेंट लेवल पे नहीं रहते, प्रोडक्ट का या फिर वो डिवीजन का ऊपर चार्ज नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने लोन लिया रहेगा और वो लोन का पैसा उन्होंने सभी सेगमेंट के लिए यूज किया, पर्टिकुलर एक डिवीजन के नाम पे लोन नहीं लिया, कॉर्पोरेट लेवल पे लोन लिया। ठीक है, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो तुम लोग यहाँ पे सेगमेंट वाइज डिवाइड नहीं कर पाओगे, और एजम्पशन वगैरह पे नहीं चलता है कि ये रेशियो में डिवाइड किया वगैरह। ठीक है, तो तुम लोग को वो डायरेक्टली टोटल कॉलम में लिखना पड़ेगा, वो सेगमेंट वाइज नहीं लिखोगे। यानी कि ये जो प्रॉफिट है, ये कंपनी का फाइनल नेट प्रॉफिट नहीं है। इसमें और एक्सपेंसेस और इनकम जो कॉर्पोरेट लेवल के है वो प्लस माइनस करना बाकी है। वो प्लस माइनस किया तभी कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आया? ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए अभी इंड एज तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये टोटल सेल्स और प्रॉफिट, उसका जो डिफरेंस है वो सेगमेंट का एक्सपेंसेस आएगा। लेकिन इंड एज ने वो मांगा नहीं कि तुम लोग को सेगमेंट का एक्सपेंसेस भी डिस्क्लोज करना है। तो इंड एज के हिसाब से तुम लोग को सेल्स डिस्क्लोज करना है और प्रॉफिट को डिस्क्लोज करना है। बीच का जो एक्सपेंसेस है वो डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट इंड एज से बोला नहीं, तो वो तुम लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब इसे बाकी का जो आइटम्स है जो तुम लोग को दिया हुआ है वो तुम लोग लेते जाओ। पहला है रीएलोकेटेड कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस। रीएलोकेटेड कॉस्ट यानी कि ये तीन का टोटल करो पी क्यू आर का, 48 प्लस 24 प्लस 24, 96। तो ये जो 96 है, ये लोग ने कोई रेशियो में ये तीन को डिवाइड किया था। रीएलोकेट, एलोकेट यानी कि कोई रेशियो में लोग ने डिवाइड किया था। हम लोग को ये सब लेना मीन सेगमेंट वाइज लेना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 96 है वो डायरेक्टली टोटल कॉलम में लिखेंगे, और ये एक्सपेंस रहेगा तो नेगेटिव में लिखो, इनकम रहेगा तो पॉजिटिव में लिखो। तो ये रीएलोकेटेड कॉस्ट, कॉस्ट यानी कि एक्सपेंस है। ठीक है, तो 96 नेगेटिव में डायरेक्ट यहाँ पे अपन लिखेंगे। यानी कि कंपनी के पीएनएल अकाउंट में जो प्रॉफिट रहेगा वो 172 माइनस 96 रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट का कॉस्ट। इंटरेस्ट भी अपन सेगमेंट वाइज डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 4 प्लस 5 प्लस 1, 10। तो ये 10 यहां से माइनस करो, और क्या है, बस बाकी का असेट साइड है। तो तुम लोग को मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना होगा? 66। ठीक है, अपने को अगर टैक्स दिया रहेगा, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स वगैरह,
तो वो 66 में से आगे माइनस करना है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, लेकिन वो दिया नहीं है तो यहाँ पे अपना पीएनएल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 66 का अमाउंट है ये अपने एक्चुअल पीएनएल अकाउंट के साथ मैच होना चाहिए। यानी कि एजम्पशन ये है कि ये दो को छोड़ा तो बाकी सब कुछ यहाँ पे सेगमेंट वाइज डिवाइड हुआ है, और ये सिर्फ दो ही एक्सपेंसेस थे जो सेगमेंट में डिवाइड नहीं हुए थे, वो हमने यहाँ पे बता दिया। यानी कि ये रिकंसाइल भी हो गया है कि ये अमाउंट मैच हो रहा है विद पीएनएल। पता चला? ठीक है, तो ये पीएनएल वाला पार्ट अपना प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। अभी अपन जाएंगे सेगमेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए। सेगमेंट असेट्स क्या क्या दिया है? फिक्स्ड असेट, नेट करंट असेट। सेगमेंट लायबिलिटीज, ओके। फिक्स्ड असेट बोलते जाओ पहले डिवीजन का, करंट असेट और लायबिलिटी 38। क्या? ओके, फर्स्ट वाला हेड ऑफिस का है तो ये चेंज करना पड़ेगा। और लास्ट वाला वन। एक लाइन कम पड़ेगा अभी मुझे। ओके, टोटल 240, 360, 160, 250, 510। टोटल सेगमेंट असेट्स 610। ये टोटल सेगमेंट असेट हुआ। ठीक है, अब इस पे कॉर्पोरेट हेड ऑफिस असेट्स। अब कुछ ऐसे असेट्स रहेंगे जो कंपनी लेवल पे रहेंगे, सेगमेंट के नहीं। ठीक है, तो वो दोनों को ये तीन का टोटल लेना है, 50 प्लस 48 दो का। तो टोटल असेट्स 7808 होगा ना, 70। ठीक है, तो ये अपना टोटल असेट, ये अपने बैलेंस शीट के असेट के साथ मैच होना चाहिए। आया समझ गए? अब वैसे ही सेगमेंट लायबिलिटीज, कॉर्पोरेट वाले का डायरेक्ट उधर लिखेंगे। ठीक है, बाकी का लायबिलिटीज 20, 10, 120, टोटल 30, 150। उसमें कॉर्पोरेट एच ओ लाइबिलिटीज 38, 1। माइनस नहीं करना है, ये होगा, ये एसेट साइड खत्म हो गई। नहीं नहीं, ये टोटल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज 188 खत्म। ठीक है, तो सेगमेंट का असेट प्लस एचओ का असेट, सेगमेंट का लाइबिलिटी प्लस एचओ का लाइबिलिटी। ठीक है, इसमें अगर हमने तुम लोग को इक्विटी शेयर रिजर्व वगैरह दिया तो वो भी तुम लोग को आगे टोटल कॉलम में शो करने का, क्योंकि वो सेगमेंट वाइज डिवाइड नहीं कर पाओगे, वो तुम लोग का डायरेक्टली टोटल पे ही रहेगा। ठीक है, तो इवन तुम लोग का बैलेंस शीट टैली भी होगा, यानी कि ये दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो बाकी का इक्विटी शेयर प्लस मीन से शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो वो दोनों को दिया नहीं, अगर वो दिया रहता तो अपन बैलेंस शीट टैली करके बताते।
क्लियर? चलो, तो ये कितने मार्क्स का था? 10 मार्क। अभी तो 10 का नहीं आएगा, पूछ भी सकते हैं क्योंकि वो लोग टोटल 14 का क्वेश्चन रहता है, तो उस पे इंटरनल बाइफर्केशन कैसे देना है वो लोग डिसाइड करें, लेकिन नॉर्मली 7-7 मार्क के लोग पूछते हैं, तो सेम सम तो देखो 7 मार्क के लिए आ सकते। Okay, question number 3. X Limited operates in a coating industry. Its business segment comprises coating consisting of decorative, automotive, industrial paints and related activities, and others consisting of chemical, polymers and related activities. Certain information for the financial year 11-12 is given below, rupees in lakhs. दोनों डिवीजन के लिए तो उनको दिया है एक्सटर्नल रेवेन्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी दिया है। जीएसटी एक्चुअली अपना इनकम है क्या? नहीं है, वो तो अपने को रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से कस्टमर से कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को जाके डिपॉजिट करते हैं, तो ये अपना एक्सटर्नल रेवेन्यू से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू इंक्लूडिंग जीएसटी दिया, अपने को एक्सक्लूडिंग जीएसटी चाहिए। ऑपरेटिंग इनकम दिया है, रिजल्ट दिया है, असेट एंड लायबिलिटी दिया है। ऑपरेटिंग इनकम यानी कि अदर इनकम, ठीक है। रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट और असेट एंड लायबिलिटी। एडिशनल इंफॉर्मेशन अनएलोकेटेड इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस इज कितना है? 30 करोड़। ऊपर वाला रुपीज इन लैक्स है और ये 30 करोड़ है, ठीक है, यानी कि 3000 लैक्स। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस ये 2000 लैक्स है। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस 2000 लैक्स अगेन, उस पर करंट टैक्स है 1950 लैक्स और डिफर्ड टैक्स है 50 लैक्स। अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट वो है 10,000 लैक्स एंड अदर असेट है वो भी है 10,000 लैक्स। अनएलोकेटेड लायबिलिटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल आर 20,000 lakhs, 30,000 lakhs and 10,000 lakhs। ये लाइबिलिटी, रिजर्व और कैपिटल का अमाउंट दे रहे हैं। डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर कोटिंग एंड अदर्स वो है 1,000 lakhs और ये 300 lakhs। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर कोटिंग एंड अदर 5,000 lakhs और 2,000 lakhs। रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ये है 62,000 lakhs एंड सेगमेंट असेट्स आउटसाइड इंडिया ये है 10,000 lakhs। Based on the above information, comment on how X Limited would disclose the information about the reportable revenue, profit and loss, asset and liability for the financial year 11-12। यानी कि सेगमेंट रिपोर्ट अपने को बनाना है। ये सीए के मॉड्यूल का सम है, सीए के मॉड्यूल से ये सम दिया है। मैं पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में तुम लोग लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहले एक्सटर्नल रिवेन्यू, ये सब में इंटरनल रिवेन्यू दिया ही नहीं है, इसके लिए मैंने वो एडजस्टमेंट वाला कॉलम नहीं बनाया। वो इंटरनल रहेगा तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, वो माइनस करके। तो ये एक्सटर्नल रिवेन्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, टू लाख और 70,000। टोटल कॉलम 270 लेस जीएसटी 5,000 और 3,000 8,000। तो एक्सटर्नल सेल्स एक्सक्लूडिंग जीएसटी 195 67 262। अपने को डिस्क्लोज क्या क्या करना रहता है? तो सेल्स, प्रॉफिट, ठीक है, असेट एंड लायबिलिटी। अब वो लोग ने आगे दिया है अदर ऑपरेटिंग इनकम और रिजल्ट दिया है, ठीक है। तो ये तो नगर सेल्स हुआ। अगर अदर ऑपरेटिंग इनकम दिया है यानी कि अदर इनकम, शेड्यूल 3 याद है, पहला आता रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बाद में आता अदर इनकम। तो वो अदर इनकम सेगमेंट वाइज दिया हुआ है। अदर
ऑपरेटिंग इनकम 40,000, 15,000, 55,000, दोनों को मिलेगा टोटल रेवेन्यू। सेगमेंट का रिजल्ट दिया हुआ है ऑपरेटिंग सेगमेंट प्रॉफिट। पहले का है 10,000, दूसरे का है 4,000, टोटल 14,000। लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नीचे देखो दोनों को दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1, अनएलोकेटेड इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस वो 3,000 है। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस है, इनकम टैक्स है, अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट ये असेट से रिलेटेड है, अनएलोकेटेड लायबिलिटी बैलेंस शीट से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया ये बाद में काम आएगा। तो दो तीन चीजें दी है पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है, वो अपने को लेना है। तो अनएलोकेटेड इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस, unallocated income net of expenses ये 3,000 है, डायरेक्टली टोटल कॉलम में आएगा। अनएलोकेटेड यानी कि ये अपन डिवीजन को ये एपोर्शन नहीं किया, ठीक है, और ये इनकम है तो ये अपने को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। ये एलोकेटेड है, ठीक है, ये दोनों को सेगमेंट वाइज दिया हुआ है और वहां पे वर्ड यूज हुआ था ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, यानी कि ये सेगमेंट से रिलेटेड ही है। ये दोनों का ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग कुछ भी रह सकता है, और ये डिवीजन वाइज नहीं है, इसके लिए अपन ऊपर नहीं लिख रहे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, ये है 2,000। अब ये अपने को लेना पड़ेगा नेगेटिव में, ठीक है। उसके बाद में है इनकम टैक्स, तो अपने को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15, 14 + 3 - 2, ठीक है, इसको इंक्लूड मत करना बाय मिस्टेक। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे तो को टैक्स एक्सपेंसेस दिया है, टैक्स एक्सपेंसेस, उस पे करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स टोटल, तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करंट टैक्स अपने को दिया है 1950, डिफर्ड टैक्स है 50, यानी कि 2,000 माइनस होगा तो 13,000 आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आया? 15 माइनस ये दोनों, करंट प्लस डिफर्ड। आगे दोनों को दिया है बैलेंस शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। चलो सबसे पहले सेगमेंट असेट्स। सेगमेंट असेट्स है 50,000, 30,000, टोटल 80,000। नीचे देखो दोनों को पॉइंट नंबर 4 से आगे का असेट का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अनएलोकेटेड असेट्स, उसमें है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है इन लैक्स में 10,000,
डायरेक्ट जाएगा टोटल में। अदर असेट्स ये भी अनएलोकेटेड है, डायरेक्ट डिवीजन वाइज अपन डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये भी है 10,000। अनएलोकेटेड लाइबिलिटीज वगैरह सब दिया है, तो यहाँ पे टोटल ले लो 1,00,000। लाइबिलिटीज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उस पे सबसे पहले सेगमेंट लाइबिलिटीज ऊपर टेबल में दिया है 30, 10, टोटल 40। उसके बाद में अनएलोकेटेड लाइबिलिटी पहला है लाइबिलिटीज, वो 20,000 है। रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी कि अदर इक्विटी 30,000 और शेयर कैपिटल 10,000, टोटल 1,00,000 हो गए। ठीक है, तो बैलेंस शीट टैली हो गए। एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 7 में आ जाओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 5,000, 2,000, टोटल 7,000। पॉइंट नंबर 6 में आ जाओ। डिप्रिसिएशन वो दोनों को दिया है 1,000 और 300। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ये सेगमेंट असेट में कहा गया, असेट यहाँ पे सेगमेंट असेट में ऑलरेडी ये डिप्रिसिएशन ये रहेगा, लेकिन उसका ब्रेकअप कि हमने ये साल कितना खर्चा किया ऑन सेगमेंट असेट और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना। ठीक है, लास्ट पॉइंट नंबर 8 दिया है, वो तुम लोग का ये बैलेंस शीट वाला जो पार्ट है ये खत्म हो गया है। अब आएगा एडिशनल रिपोर्टिंग। एडिशनल रिपोर्टिंग में एक आता है ज्योग्राफिकल रिपोर्टिंग। ज्योग्राफिकल रिपोर्टिंग, अब इसमें तुम लोग को रेवेन्यूज दिया हुआ है, इन इंडिया कितना है, आउटसाइड इंडिया कितना है, और असेट्स एंड उसका इंफॉर्मेशन दिया है इन इंडिया आउटसाइड इंडिया कितना है। ठीक है, तो इन इंडिया आउटसाइड इंडिया एंड टोटल। सबसे पहले रेवेन्यू। रेवेन्यू देखो, अपना एक्सटर्नल रेवेन्यू टोटल वहां पे 3,17,000 टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, 3,17,000, उसमें से रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया 62,000 है, तो बाकी का जो आएगा वो आएगा इन इंडिया। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। 255। और वैसे ही असेट्स टोटल आउटसाइड इंडिया का है 10,000, और अपना जो टोटल असेट है वो है 1,00,000, तो 90,000 इन इंडिया। बस इतना इंफॉर्मेशन दे रहा है, समझ में आया।